अच्छा, बात करते हैं अब ड्रग एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री की। तो पेशेंट से यही पूछना है कि आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर करंट प्रॉब्लम। जो अभी प्रॉब्लम है, चीफ कंप्लेंट्स है, इन चीफ कंप्लेंट्स के लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? आर यू टेकिंग एनी अदर मेडिसिन एट द मोमेंट अदर देन द डिजीज? मतलब जो चीफ कंप्लेन है, इस कंप्लेन के अलावा जो डिजीज है, फॉर एग्जांपल अगर पास्ट हिस्ट्री में उन्होंने मेंशन कर दी है डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कोई कोई कोई, तो उनके लिए भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं? ये दो अलग से क्वेश्चन है। आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर, एनी मल्टी वाइटामिन, पेन किलर्स, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवाई ले रहे हैं आप, कोई मल्टीविटामिन या पेन किलर्स ले रहे हैं रेगुलरली, ठीक है? एनी स्पेशल डाइट फॉर ट्रीटमेंट, सप्लीमेंटेशन और रिस्ट्रिक्शन, कोई स्पेशल डाइट ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं कि नहीं? ओसीपीज बहुत ज़रूरी है, ओसीपीज का पूछना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स में जो है ओसीपीज का बड़ा रोल होता है। तो ये नेवर फॉरगेट अब टू आस्क हिस्ट्री अबाउट ओसीपीज, ठीक है? कोई इनहेलर्स यूज़ कर रही हैं, टू यूज़ एनी होम्योपैथिक हकीम्स मेडिकेशन और नेचुरल रेमेडीज़, तो होम्योपैथी हकीम्स या नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में पूछना ज़रूरी है। अच्छा, एलर्जीज़ का पूछना ज़रूरी है, आर यू एलर्जिक टू एनी मेडिसिन, इफ यस एक्जैक्टली व्हाट वाज द एलर्जिक रिएक्शन, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो क्या हुआ है, कौन सी मेडिसिन के बाद हुआ था, कितने टाइम के लिए हुआ था, वो फिर क्या रिकवरी हुई। अच्छा, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट भी बहुत है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। अगर एफसीपीएस का एग्जाम देना है तो उसमें तो 30 मिनट्स ही है, उसमें हिस्ट्री भी लेनी होती है, एग्जामिन भी करना होता है और अपने आप को जो है कंपोज भी करना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने सोचना नहीं है, सोचने का तो टाइम होता ही नहीं है, आपने रटने हैं बस। और ये भी ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस से आपने ये डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन अब पूछना ज़रूरी है और कौन से ओमिट करना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी होती है हर बंदे में और वो एज भी रखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस याद करना बड़ा ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस से होंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन का नाम बता दे, डोजेज बता दे कि फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से ले रहे हैं, इंडिकेशंस क्या थी, एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं हुई, कंप्लाइंस कितनी है, मॉनिटरिंग है कि नहीं, और उसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है वो कंट्रोल है कि नहीं। बात आ जाती है फैमिली हिस्ट्री की। तो फैमिली हिस्ट्री, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, चीफ कंप्लेन है, जो कंडीशन है, वही कंडीशन किसी और फैमिली मेंबर में भी है कि नहीं, एज द प्रेजेंटिंग एनी वन फैमिली है सिमिलर कंप्लेन एज दी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है? अच्छा, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रीमेच्योर इस्केमिक हार्ट डिजीज, एजमा, टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, एपिलेप्सी, स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन, ये जरूरी है, पूछना जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हिस्ट्री ऑफ मेलिग्नेंसीज, फैमिली स्पेशली ब्रेस्ट या कोलोन हिस्ट्री, जो कि फैमिली में रन करती है। ड्रा फैमिली ट्री इफ नीडेड। इधर एफसीपीएस एग्जाम की उसमें तो आप फैमिली ट्री ड्रा करने का नहीं सोच सकते, उतना टाइम होता नहीं है, लेकिन अगर कोई वार्ड का बंदा है, वार्ड का पेशेंट है, आप वार्ड की हिस्ट्री ले रही हैं तो फिर चलो बनता है, आप बना सकते हैं। नोट्स इफ द पेशेंट ऑफ एनी अदर अफेक्टेड मेंबर इज अडॉप्टेड, सॉरी, नोट्स इफ द पेशेंट ऑफ एनी अदर अफेक्टेड मेंबर इज अडॉप्टेड, इसका क्या मतलब है? नो, इफ द पेशेंट और एनी अदर अफेक्टेड, अच्छा, कोई ऐसा मेंबर है फैमिली में जो अडॉप्टेड हो, जो कि कोई कंडीशन किसी बाहर मतलब फैमिली से लेके आ गया हो, तो फिर अडॉप्टेड में भी ये होता है कि फैमिली ट्री के साथ उसका मैच ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? अब यार, ये फैमिली ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेल हो गया, ये फीमेल है, ये मेटिंग है, ये कंजंजिनस मैटिंग है, ठीक है? ये पेरेंट्स विद सन एंड डॉटर, ये पेरेंट्स है और सन एंड डॉटर है। अच्छा, फीमेल विद चिल्ड्रन बाय टू मेट्स, ये फीमेल है, उसके दो शादियां हुई हैं, दोनों से बच्चे हैं, तो ये फीमेल विद चिल्ड्रन बाय टू मेट्स। अच्छा, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है, ठीक है? ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। ये निशान जो है, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस का है, ठीक है ना? नॉर्मली इस तरह की फैमिली ट्री होती है, लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस इस तरह, मोनोजाइगोटिक ट्विंस इस तरह, और जाइगोसिटी अनसर्टन का ये सिंबल होगा। अच्छा, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये सेक्स स्पेसिफाइड है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्स इंडिकेटेड, ठीक है? अच्छा, ये अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, प्रोपोजिटस आई डोंट नो क्या है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, हेट्रोजाइगोट्स फॉर द ऑटोसोमल जीन, ये हो गया हेट्रोजाइगोट्स फॉर ऑटोसोमल जीन्स, ये कैरियर एक्स लिंक रिसेसिव जीन, ये कैरियर फॉर एक्स लिंक रिसेसिव जीन, ये फैमिली ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम में आप फैमिली ट्री नहीं बना सकते और ना इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा रेलेवेंस है। अच्छा, ये डेड हो गया, एबॉर्शन और स्टिल बर्थ ऑफ अनस्पेसिफाइड सेक्स, तो यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन इन पेडिग्री फ्रॉम जनरेशन एंड द लोकेशन इन द जनरेशन, तो ये एक पूरी फैमिली ट्री बनी हुई है, ठीक है ना? इसमें कुछ जो है डेड भी है, ठीक है? ये डेड है, ठीक है? ये इस तरह, ये मेल है और डेड है, ठीक है? इसमें ये अब देखें ना, इधर जो है ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है इधर आगे, ठीक है? और ये अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है? ये होगी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ड्रा करना जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिस्टमिक रिव्यू में आ जाते हैं। सिस्टमिक रिव्यू में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टमिक रिव्यू में जनरल हेल्थ में आपका निमोनिक है, आई स्लीप वाफर, सॉरी, वाफर मिकदार में सोना, तो आई स्लीप वाफर। डब्ल्यू फॉर वेट गेन और लॉस। अच्छा, इस तरह के निमोनिक बड़े ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब इधर तो ये यूजलेस लगेंगे, लेकिन एग्जाम में फिर टाइम नहीं होता सोचने का, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो आप सोच नहीं सकते, आपको रटना है, और रटना जो है इसी तरह है। तो डब्ल्यू फॉर वेट गेन और वेट लॉस, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ए फॉर एपिटाइट, इंक्रीज इन एपिटाइट, डिक्रीज इन एपिटाइट और नॉर्मल एपिटाइट। एफ फॉर फीवर, आर फॉर रिड्यूस्ड एनर्जी, तो वाफर ये हो गया। इसके अलावा एस फॉर स्लीप और आई फॉर इचिंग। तो ये जनरल हेल्थ में ये चीज़ें हो गई, इचिंग, स्लीप, एनर्जी, फटीग, फीवर और एपिटाइट और वेट गेन लॉस। इसके बाद आ जाती है सिस्टमिक रिव्यू में HEENT या HEENT, हेड, आई, ईयर, नोज, नेक, थ्रोट, ये पूछना मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी होता है। H फॉर हेयर लॉस या हेयर टेक्सचर, विजन, ठीक है? आई में जो है विजन, आई में आ गया विजन,
रेडनेस ऑफ आई, ड्राइनेस इन आइज, स्वेलिंग इन आइज, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ आईब्रोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीपल जो है डिजीजेज जो है उसमें ये इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून कंडीशंस में जो है ये ड्राइनेस रेडनेस हो जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में विजन हो जाती है, इस तरह माइस्थीनिया में जो है डिप्लोपिया हो जाता है, और ये हाइपोथायराइडिज्म में लॉस ऑफ आईब्रोज हो जाते हैं। ईयर में कोई हियरिंग डिक्रीज्ड और नॉट, या कोई डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, ठीक है। तो सीपी एंगल ट्यूमर में अक्सर हियरिंग लॉस होता है, या कोई और इस तरह की कंडीशंस जो है स्ट्रोक वगैरह में हो सकता है, और डिस्चार्ज में शो इन्फेक्शन। नोज में स्मेल और एपिस्टैक्सिस का पूछना है, एलर्जी का पूछना है, पेन इन साइनसिस साइनोसाइटिस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जो कि एजमा के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। नेक में आ जाते हैं एनी स्वेलिंग इन द नेक लाइक नोड्स, और अगर कोई मूवमेंट है स्वेलिंग की तो थायराइड, और एनी लम्प्स और बम्प्स इन द नेक। इसी तरह थ्रोट में, सॉरी ये नेक हो गया, थ्रोट में ये अगर मूवमेंट है तो फिर थ्रोट में पेन, माउथ अल्सर और टेस्ट, ठीक है। टेस्ट, चेंजेस ऑफ टेस्ट इन हेपेटाइटिस और यूरीमिया, तो टेस्ट में कोई चेंज है या नहीं है, ये हो गया। तो सिस्टमिक इंक्वायरी में हमारी जनरल हेल्थ के बारे में, और हेड, आई, ईयर, नोज, नेक एंड थ्रोट। तो नेक और थ्रोट को अलग अलग किया है, नेक बाहर से आ गया और थ्रोट अंदर से। तो थ्रोट की क्वेश्चंस जो है ना, माउथ अल्सर, पेन, टेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक और निमोनिक बना हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, SADOP4D, ठीक है ना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में S फॉर सिंकपी, सिंकपी एट रेस्ट या एट एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। A फॉर एंजाइना, D फॉर डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, O फॉर ऑर्थोपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हाइल लाइंग डाउन, P फॉर PND, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, P फॉर पैल्पिटेशन, P फॉर पीडल एडेमा, P फॉर पेन इन लेग्स ऑन वॉकिंग, एंड D फॉर DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम का निमोनिक है FAC, होमवर्क प्रॉब्लम्स। तो F फॉर फाउल स्मेलिंग फ्रॉम माउथ, अगर लंग एब्सेस है तो फाउल स्मेलिंग, S फॉर स्पूटम, C फॉर कफ, H फॉर होर्सनेस या हेमोप्टिसिस, W फॉर वीजिंग, और P फॉर प्लूरिटिक चेस्ट पेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक को इलेबोरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्निया को इलेबोरेट किया जा सकता है, पैल्पिटेशन को इलेबोरेट किया जा सकता है, एंजाइना को किया जा सकता है, यहाँ पर स्पूटम की अमाउंट, टाइम, क्वांटिटी, कलर, फाउल स्मेलिंग वगैरह, ठीक है। वीजिंग को क्वांटिफाई फर्दर इलेबोरेट किया जा सकता है, लेकिन एक मतलब पूछना बड़ा ज़रूरी है, तो पूछने के लिए इस तरह की निमोनिक बड़ी ज़रूरी है। और फिर कार्डियोवास्कुलर और रिस्पिरेटरी सिस्टम की इंक्वायरी जो है तकरीबन हर केस में बड़ी ज़रूरी होगी। सिमिलरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या नर्व सिस्टम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की जो निमोनिक है वो है US8 BJP, अल्सर्स, माउथ अल्सर्स या रेक्टल अल्सर्स, swallowing डिफिकल्टी या पेन इन swallowing या रिगर्जिटेशन। A फॉर एपिटाइट, ठीक है। I फॉर इंडाइजेशन, नोजा, वॉमिटिंग या रचिंग, और D फॉर डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। B फॉर बाउल्स, तो बाउल्स रिलेटेड डायरिया या बाउल्स रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन या बाउल्स रिलेटेड ब्लड इन स्टूल। J फॉर जॉन्डिस, एंड P फॉर पेन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की सिस्टमिक इंक्वायरी, तो ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। सिस्टमिक रिव्यू में अब डिस्कस करेंगे सिस्टमिक रिव्यू ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो इसके लिए भी एक निमोनिक है, BV लॉस्ट पाकिस्तानी F2 फंड, वॉट एवर इट मीन्स। लेकिन चलो अब जो इन्होंने बनाया हुआ है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो B फॉर ब्लड इन यूरिन, V फॉर वॉल्यूम, डिक्रीज इन AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, और इंक्रीज इन डायबिटीज इंसिपिडिस। सो वॉल्यूम का पूछना है, ब्लड इन यूरिन का पूछना है, लोइन टू ग्रो इन पेन, L फॉर लोइन टू ग्रो इन पेन, P फॉर पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, F फॉर frequency. Similarly, F for frothy urine, U for urgency, N for nocturia, and D for dysuria, burning, micturition, etc. In males, also ask about prostatism, hesitancy, which is a difficulty in starting urine, then poor stream, urethral discharge, erectile dysfunction, testicular size, and testicular swelling. So BV lost Pakistani fund, where there are double Fs. Then we have the systemic inquiry of nervous system. तो systemic inquiry of nervous system में जो है सबसे पहले तो जनरली हम पूछेंगे हेडेक, नेक स्टिफनेस। यहाँ पर भी कोई ऐसा निमोनिक होना चाहिए और होगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए एक निमोनिक कोई ना कोई अपना शॉर्टकट बना ले अपने तरीके से। लेकिन हिस्ट्री जो है ना इन चीज़ों के बगैर इनकम्प्लीट होगी, नर्वस सिस्टम की या कोई भी सिस्टम की सिस्टमिक इंक्वायरी के बगैर और किसी निमोनिक के बगैर फिर चीज़ें याद रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जनरली हेडेक, नेक स्टिफनेस, डिजीनेस और फिट्स, झटके आना, वीकनेस ऑफ कोई कमज़ोरी, कोई नमनेस या पेरेस्थीजिया। इसी तरह देखें, ये अब अच्छी एक्सप्लेनेशन है। फ्रंटल लोब की इंक्वायरी जो है सिस्टमिक रिव्यू पे, उसमें आप मेमोरी का पूछ ले, इररिलेवेंट टॉक्स का पूछ ले, ठीक है। पैराइटल लोब के लिए रीडिंग और राइटिंग असेस कर ले। टेम्पोरल लोब के लिए जो है हियरिंग और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का पूछ लें। ऑक्सीपिटल के लिए विजन या विजुअल हेलुसिनेशन का पूछ लें, ठीक है। सेरिबेलम या पोस्टीरियर कॉलम के लिए जो है चलते हुए लड़खड़ाते तो नहीं है, या एटेक्सिया का, ठीक है। इसी तरह मिड ब्रेन के लिए डबल विजन डिप्लोपिया का या टोसिस का होना।
बोन्स की असेसमेंट के लिए फेशियल वीकनेस, मेडुला की असेसमेंट के लिए चेंज इन वॉइस या नेजल रिगर्जिटेशन, खाना खाते हुए होता तो नहीं लगता, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्फिंक्टर्स इनकॉन्टिनेंस, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए पोस्चरल डिजीनेस। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब नर्वस सिस्टम में आपने सारे इंपॉर्टेंट लोब्स और स्पाइनल कॉर्ड को जो है कवर कर लिया इन क्वेश्चंस के साथ। और जनरल इंक्वायरी भी कर ली, हेडेक, नेक स्टिफनेस, डिजीनेस, फिट्स, मतलब सर दर्द, गर्दन का जकड़ना, चक्कर आना, झटके आना, कोई कमज़ोरी होना, कोई नमनेस में क्या कह सकते हैं आप, कोई सी सुइयाँ चुभना वगैरह एक्सेट्रा। अच्छा, फिर हेमाटोलॉजिकल के लिए जो है हमारे पास न्यूमोनिक है बीबी लेट। तो बी फॉर ब्रूजिंग, बी फॉर ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, सॉरी, और एल फॉर लम्स एंड बम्प्स, एंड ए फॉर एनीमिया सिम्टम्स, एंड डी फॉर डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की इंक्वायरी या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की इंक्वायरी, वस्कुलाइटिस की इंक्वायरी का जो निमोनिक है वो जे.आर. पेमरा है। सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम पूछेंगे आपके जोड़ों, पट्टों या कमर में दर्द या अकड़ाव तो नहीं आता, ठीक है, जॉइंट्स हो गया। सो जे फॉर जॉइंट्स। बटन बंद करने, सीढ़ियाँ चढ़ने और वॉशरूम कुर्सी पर बैठकर खड़े होने में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या एसएलई के लिए जो है मुंह में चाले, बाल गुच्चों की सूरत में तो नहीं गिरते, धूप में जाने से चेहरे पर जलन होती है या नहीं, लाल हो जाता है मुंह या नहीं, जोड़ों में दर्द होता है कि नहीं, नीचे बैठकर खड़े होने में मसला तो नहीं होता। तो अब ये आर का क्या मतलब हो सकता है, अब ये तो इधर उर्दू आ गई है, चलो अब इसका पता करके एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कोई निमोनिक मौजूद है, जे से तो जॉइंट्स हो गया, ठीक है, और पी से जो है प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो गई, आर से रेश हो गया, ठीक है, और बाकी चीज़ें कंफर्म करना ज़रूरी है, लेकिन निमोनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह वस्कुलाइटिस जो है जिस्म पर, खास तौर पर टांगों पर कोई उभरे हुए दाने तो नहीं बनते, या दो नज़र तो नहीं आते, छोटे पेशाब के साथ खून तो नहीं आता, बलगम के साथ खून तो नहीं आता। तो ये हो गई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ और वस्कुलाइटिस। तो तीनों चीज़ें इसमें कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आगे हमारी डर्माटोलॉजी। तो डर्माटोलॉजी में जो है ब्रिक, रैश, आर फॉर रैश, बी फॉर ब्रूजिबिलिटी, आई फॉर इचिंग, और सी फॉर चेंज इन कलर ऑफ स्किन। इसके बाद है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम थायराइड के असेसमेंट के लिए हीट या कोल्ड इंटॉलरेंस, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, स्वेटिंग, मतलब गर्मी या सर्दी का इंटॉलरेंस, न बर्दाश्त न कर पाना, इसी तरह छोटे बड़े पेशाब में कोई तब्दीली, और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह, ज़्यादा पसीने आना, दिल घबराहट होना या दिल की धड़कन ज़्यादा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, जोड़ों हड्डियों में दर्द होना या फ्रैक्चर्स। इसी तरह पेंक्रियाज के लिए जो है बहुत ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बहुत ज़्यादा खाना खाना, या शुगर कम होना, जो है हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स पूछने हैं। और फिर डायरिया, फ्लशिंग और वीजिंग जो है ये क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के लिए फ्लशिंग और वीजिंग। एड्रिनल के लिए जो है कलर की चेंज इन कलर, स्किन कलर, पोस्चरल ड्रॉप, बीपी कम होना, मतलब चक्कर आना, वज़न का बढ़ना, और हर्सूटिज्म, ऐसी जगहों पे बाल निकल आना जहाँ पर जो है बाल नहीं निकलते, और पर्पल स्ट्राई, मतलब निशान, स्किन पर निशान पड़ना। उसके बाद पिट्यूटरी में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखना कि वो इमेच्योरिटी है कि नहीं है, और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखना, फर्टिलिटी देखना, डायबिटीज इंसिपिडिस देखना, ठीक है। तो ये हो जाएंगी सिस्टमिक इंक्वायरी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखें, इसमें जो इंट्यूशन है इंसान का वो शामिल होना बड़ा ज़रूरी है केस टू केस। जब और वो चीज़ आएगी प्रैक्टिस के साथ, जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो उसको फिर पता चल जाता है कि कौन सी सिस्टमिक इंक्वायरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ओमिट किया जा सकता है। लेकिन लिमिटेड टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएँ और जितनी अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन की जाए तो तब ही मतलब ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और मतलब ये चीज़ जो है क्लिनिक में भी हेल्पफुल है और एग्जाम में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा साइकेट्रिक हिस्ट्री, तो साइकेट्रिक हिस्ट्री का SIG कैप, सिग SIG एनर्जी कैप्सूल्स, ये जो है इन्होंने जो है एक निमोनिक बनाया हुआ है, वेयर स्लीप इंटरेस्ट डेफिसिट एनहिडोनिया, मतलब इंटरेस्ट डेफिसिट, ख्वाब, मतलब जो आपका नींद है उसका पैटर्न जो है उसमें कमी या ज़्यादा स्लीप। फिर इंटरेस्ट, किसी चीज़ में आम जिंदगी में इंटरेस्ट की डेफिशिएंसी जिसको एनहिडोनिया बोलते हैं। गिल्ट का पूछना, वर्टलेसनेस, एनर्जी डेफिसिट, मतलब एनर्जी ना होना, जो लोग कंप्लेन करते हैं कोई ताकत ही नहीं है, काम करने का दिल ही नहीं चाहता। कंसंट्रेशन डेफिसिट, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट ना कर पाना, और लॉस ऑफ एपिटाइट, और ख़ुदकुशी की सोच आना या सुइसाइडल आइडिएशन, तो ये डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। तो SIG स्लीप, इंटरेस्ट, गिल्ट, इसके बाद एनर्जी, कंसंट्रेशन, A फॉर एपिटाइट, और S फॉर सुइसाइडल आइडिएशन, ठीक है। इसके बाद इजीली डिस्ट्रैक्टेड और रिपीटेडली डूइंग सेम टास्क। तो रिपीटेडली डूइंग सेम टास्क, जिस तरह बार बार हाथ धोने उसको बोलते हैं OCD, या इसी तरह और कोई काम बार बार करना। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट राउंड में हम फिर जो है पर्सनल हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पूछेंगे, और जो रिमेनिंग हिस्ट्री का पोर्शन है वो कवर करेंगे। शुक्रिया।